क्या आप जानते हैं कि जिस अमेरिकन ड्रीम के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, अब उसी से लोग बाहर जा रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही अभी हो रहा है। I moved from the US to Europe and I plan on never going back. पहली बार अमेरिका में आने वालों से ज्यादा लोग अमेरिका छोड़ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि लोग जा रहे हैं, बल्कि ये है कि ये कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये आम मिडिल क्लास लोग हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश अब लोगों को रोक नहीं पा रहा? नंबर्स इस बदलाव की सिर्फ शुरुआत दिखाते हैं। 2024 में करीब 27 लाख लोग अमेरिका आए, लेकिन अगले ही साल ये संख्या अचानक गिरकर लगभग आधी रह गई। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां नेट माइग्रेशन नेगेटिव हो गया। मतलब साफ है, जितने लोग अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल नंबर्स नहीं है, क्योंकि नंबर्स सिर्फ सरफेस दिखाते हैं। असली सवाल यह है कि यह ट्रेंड इतना तेज क्यों हो रहा है, और अगर यह कंटिन्यू हुआ तो क्या अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत खो सकता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ रेयर केसेस हैं, तो पिक्चर उससे कहीं बड़ी है। सिर्फ एक साल में लगभग 1.8 लाख अमेरिकन अलग अलग देशों में शिफ्ट हो गए। और यह सिर्फ विजिबल डेटा है, असली संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। आज लाखों अमेरिकन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। एक तरह से देखें तो यह एक साइलेंट माइग्रेशन है, जो हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल रहा है। यह माइग्रेशन दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से हॉलो कर रहा है। और यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये लोग भाग नहीं रहे, ये कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि उन्हें कहां रहना है। यही इसे डेंजरस बनाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर अब कुछ कंट्रीज नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों में अमेरिकन की प्रेजेंस तेजी से बढ़ रही है। कैफेज में इंग्लिश सुनाई देती है, रिमोट वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है, और लोकल इकोनॉमीज इस चेंज को फील कर रही हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं? जवाब है नहीं। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सैलरीज हाई हैं, कंपनीज ग्लोबल लेवल पर लीड कर रही हैं। फिर भी लोग जा रहे हैं, और यही इस कहानी को डेंजरस बनाता है। अब यहां असली प्रेशर समझो। बात सिर्फ रेंट, हेल्थ केयर या एजुकेशन की नहीं है। एक नया फैक्टर तेजी से सामने आया है, और वो है डेली लिविंग कॉस्ट, खासकर फूड प्राइसेस। पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रोसरी प्राइसेस लगातार बढ़े हैं। बेसिक फूड आइटम्स जैसे एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट, सबकी कीमतें नोटिसेबली ऊपर गई हैं। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि हाउसहोल्ड्स को अब सेम फूड बास्केट के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। 42 million Americans are now facing food shortages. मतलब सिचुएशन ये हो गई है कि सिर्फ बड़े खर्च नहीं, डेली खाने पीने तक पर प्रेशर महसूस होने लगा है। और यहीं से सबसे डेंजरस शिफ्ट शुरू होता है। लोग रियलाइज करने लगते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी चीजों की नहीं है, प्रॉब्लम एवरीडे लाइफ की है। जब बेसिक नीड्स ही एक्सपेंसिव लगने लगे, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली बदल जाता है। लोग सोचना शुरू करते हैं कि क्या ये लाइफ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। अब यहां से मिडिल क्लास एग्जिट शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि रिच कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, पुअर के पास ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास चॉइस होती है। और जब वही मिडिल क्लास सिस्टम से बाहर जाने लगे, तो इंपैक्ट धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर पर पड़ता है। यही वो फेज होता है जहां सिस्टम वीक होना शुरू होता है। कई अमेरिकन अब ओपनली कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है, और यहीं पर पॉलिटिक्स एंटर करती है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से इमिग्रेशन रूल्स सख्त होने शुरू हुए। रिजल्ट यह हुआ कि बाहर से आने वाले लोग कम हुए, और अंदर रहने वाले लोग भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे। यानी प्रेशर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं, पॉलिसीज से भी आ रहा है। पिछले 5 सालों में हाउसिंग प्राइसेस लगभग 40% तक बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं है, इसका मतलब है कि एवरेज इंसान के लिए घर खरीदना अब सपना नहीं, एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। हेल्थ केयर की बात करें तो अमेरिका दुनिया में सबसे महंगा सिस्टम माना जाता है। एक इमरजेंसी विजिट कई लोगों की 1 महीने की सैलरी के बराबर पड़ सकती है। कई रिपोर्ट्स यह भी दिखाती हैं कि मेडिकल बिल्स आज भी पर्सनल बैंक्रप्सी के सबसे बड़े कारणों में शामिल हैं। यानी बीमार होना सिर्फ हेल्थ रिस्क नहीं, फाइनेंशियल रिस्क भी है। एजुकेशन सिचुएशन को और हैवी बना देती है। यूएस में स्टूडेंट लोन डेट $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है। इसका मतलब लाखों लोग अपनी करियर की शुरुआत ही डेट के साथ कर रहे हैं, और यह डेट कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। अब इन सबको जोड़ो और एक सिंपल सवाल बनता है, अगर तुम अच्छा कमाते हो फिर भी घर अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले बजट सोचते हो, अगर एजुकेशन तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय डेट में डाल देती है, तो क्या यह सच में एक ड्रीम है
यहीं पर माइंडसेट शिफ्ट होता है। लोग रियलाइज करने लगते हैं कि इश्यू इनकम का नहीं है, इश्यू लाइफस्टाइल का है। और जब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में कम पैसे में ज्यादा स्टेबल और पीसफुल लाइफ दिखती है तो डिसीजन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ पैसे की कहानी है तो तुम अभी भी असली खेल नहीं देख रहे हो, क्योंकि अब यह सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल नहीं रहा, यह सिस्टम लेवल का प्रेशर बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स के कई बड़े सिटीज में लोग ओपनली ये फील करने लगे हैं कि मेहनत बढ़ रही है लेकिन कंट्रोल कम हो रहा है। अब इसे ग्राउंड लेवल पर समझो। न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहर में हाई सैलरी के बाद भी मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रही है। रेंट इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाता है, बाकी बिल्स और डेली खर्च खत्म कर देते हैं और एंड में सवाल वही रहता है कि आखिर बच क्या रहा है। यही कहानी वॉशिंगटन में भी दिखती है, जहां स्टेबल जॉब्स होने के बाद भी लाइफ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि हर डिसीजन कैलकुलेट करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। लोग रियलाइज करने लगते हैं कि प्रॉब्लम उनकी मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जहां जीतने के बाद भी राहत नहीं मिलती। जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, डिसीजन फास्ट हो जाता है और लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब इस पूरी कहानी में एक और एंगल एंटर करता है जो गेम को और बड़ा बना देता है। अब ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर का इश्यू नहीं रहा, ये ग्लोबल कंपटीशन बन चुका है। दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है और इसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जापान में मीडियन एज 48 साल से ऊपर जा चुकी है और वहां पॉपुलेशन लगातार घट रही है। जर्मनी में भी आने वाले 10 से 15 सालों में लाखों वर्कर्स रिटायर होने वाले हैं, जिससे स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी आने का खतरा है। यही रीजन है कि ये देश अब एक्टिवली बाहर से टैलेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने वीजा रूल्स आसान किए हैं, रिमोट वर्क पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए फास्ट ट्रैक एंट्री शुरू की है। इसका मतलब साफ है कि अब गेम बदल चुका है। पहले लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए देशों के पीछे जाते थे, अब देश खुद लोगों के पीछे आ रहे हैं। और जब डिमांड इतनी हाई हो जाती है तो चॉइस पावर लोगों के हाथ में चली जाती है। अब वही प्रोफेशनल डिसाइड कर सकता है कि उसे कहां काम करना है, कहां रहना है और किस सिस्टम में अपनी जिंदगी बनानी है। यही वो शिफ्ट है जो इस पूरी माइग्रेशन स्टोरी को सिंपल ट्रेंड नहीं बल्कि ग्लोबल पावर चेंज की शुरुआत बनाता है। और यही वो पॉइंट है जहां पूरा पावर गेम बदलता है। पहले लोग सिर्फ अमेरिका की तरफ जाते थे, लेकिन अब वही लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कहां लाइफ आसान है, कहां ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। टेक्नोलॉजी ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। और अब सवाल तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम दुनिया में कहीं भी रह सकते हो, तो क्या तुम अमेरिका चुनोगे या कोई और कंट्री जहां जिंदगी आसान हो? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, यही चॉइस आने वाले समय में ग्लोबल पावर का बैलेंस तय करेगी।